हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हमारी गोल्डन एरा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, एग्जाम भी सर पे आ चुका है। तो जितना अभी तक हम टॉपिक पढ़ाए हैं उस टॉपिक से 100% मैं श्योर हूँ कि वहाँ से सारे सवाल बन सकते हैं। और उसी टॉपिक के दौरान जो हमारा लास्ट टॉपिक था जो था हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको हम लोग कवर कर लिए थे। उससे संबंधित थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। भाग 4 तक हम देखे थे, सीरियल बाय हम चल रहे हैं। तो देखते हैं आज भाग 4 का मूल कर्तव्य के बारे में या मौलिक कर्तव्य के बारे में हम आज पढ़ेंगे। यहां से सवाल भी बहुत बनते हैं, 11 कर्तव्य है इसमें, और यहां से चीजें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, यहां से सवाल हमेशा आते रहे हैं। तो आज इसके विषय में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम शुरू में पढ़े थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के दौरान हम देखे थे हमारे अधिकार क्या है। अधिकार को हम बताए थे दावे होते हैं। दावे किस प्रकार के होते हैं? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, विचार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, आध्यात्मिक, ये सब हमारे जो थे दावे थे। तो कहा जाता है कि आप अधिकार तभी जताइए, सामान्य भाषा में कहा जाता है कि आपका अधिकार तभी है जब कर्म करिए, मतलब कर्तव्य दिखाइए, कर्तव्य करिए, तभी तो अधिकारों के ऊपर आप दावा ठोक सकते हैं, नहीं तो ऐसे कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि मूल कर्तव्य के बारे में अगर हम पढ़ना चाहें तो इसको भी हम कई भागों में बांट के देखेंगे। शुरुआत करते हैं इसकी। तो इसको पहले परिचय के रूप में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य की सूची देखेंगे। कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं, ठीक है। इसकी थोड़ी विशेषताएं देखेंगे, ठीक। और विशेषताएं देखने के बाद इसके अन्य तथ्य देखेंगे या अन्य पहलू, अदर फैक्टर देखेंगे, ठीक। सॉरी, आइए तो देखते हैं इसमें है क्या। तो जैसा कि परिचय की बात करें तो थोड़ा इसके पीछे एक बैकग्राउंड बना ले कि हमारे संविधान में, मूल संविधान में जो बनाया गया था 26 जनवरी 1949 को अधिनियमित किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। उस मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई जिक्र नहीं था, मतलब मूल कर्तव्य की कोई बातें नहीं थी। 1976 में कांग्रेस ने यह समझा कि अधिकारों पर दावा करते हुए व्यक्तियों के कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए, और वो कर्तव्य क्या होने चाहिए उसके संबंध में कांग्रेस ने कुछ जो एक कमेटी बनाई जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। तो अगर इसके परिचय में हम जाते हैं तो परिचय की बात करते हैं और देखते हैं सॉरी, इसके संबंध में महात्मा गांधी जी ने कहा था, और हमारे प्राचीन भारत में भी ये देखने को मिलता है। अभी तो संविधान बनने के बाद अधिकार पहले दे दिए गए, कर्तव्य बाद में दिए गए, लेकिन पहले प्राचीन पुरातन जो राज सत्ताएं होती थी, जो रियासतें होती थी, उसमें कहा जाता था कर्तव्य करिए, आप कर्तव्य के बाद ही अधिकारों पे अपना दावा रख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं रख सकते। वही महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि बिना कर्तव्यों का बोध कराए कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को नहीं जान सकता। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म पथ पर अग्रसर रहता है, सपोज दैट कि आप ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी जाके आप काम कर रहे हैं, तो आप सैलरी पाने के हकदार हो जाते हैं। तो ऐसे ही कोई सैलरी आपको नहीं दे देगा जब तक आप काम नहीं करेंगे। कार्य करेंगे, संपत्ति बनाएंगे। तो कहने का मतलब जब कार्य किए तो वो ड्यूटी हुई, उसी ड्यूटी से आप जो संपत्ति बनाए उस पर आपका अधिकार हुआ। तो इस तरीके से कार्य और मूल अधिकार दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। तो यहां देखते हैं, इसके परिचय की बात करते हैं। तो कांग्रेस ने एक समिति गठित की। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक। स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। इस स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य के संबंध में अपनी जो है विचार रखे, और उन्होंने 8 कर्तव्यों की बात रखी। एक कर्तव्य उसमें क्या था उसका, कि कर अदायगी, मतलब टैक्स पे करना भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा। जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज को कहा संविधान में जोड़ दिया। और कितने कर्तव्य दिए गए, और हाँ जोड़ा कैसे, कुछ प्रावधान, क्या प्रावधान, भाग क और
अनुच्छेद 51 क ये बनाया, अनुच्छेद 51 क, ठीक है। पार्ट ए आर्टिकल 51 कैपिटल ए, इसको कह सकते हैं 51 कैपिटल ए, ठीक। ये जोड़ा और इसके तहत जो है 10 मूल कर्तव्य को 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो ये लिया कहां से गया था? यह लिया गया था सोवियत, उस समय 1985 तक सोवियत रूस या सोवियत संघ हुआ करता था। 15 देश उसमें होते थे। आज के कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब मिला के जो है आपका सोवियत संघ बना था। 1985 में इसका विखंडन हो गया और तब जाके ये रशिया बना। तो यहां लिख सकते हैं कि सोवियत संघ या रशिया के संविधान से इसको लिया गया था, रूस के संविधान से इसको लिया गया था, ठीक है। इसके बारे में ये इसका परिचय है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 क बना के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य को रखा गया। और कितने मूल कर्तव्य वहां बनाए गए? 10 मूल कर्तव्य। ये लिया कहां से गया? ये लिया गया था हमारा सोवियत संघ से या सोवियत रूस से या रशिया से। तो सवाल यहां से बनते हैं, हमेशा सवाल क्या बनता है? क्वेश्चन बना किस समिति से लिया गया? स्वर्ण सिंह समिति से। कब इसको जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किसमें है? भाग 4 क में है। क्या है? किस अनुच्छेद में? 51 क में है। कितने मूल कर्तव्य उस समय थे? 10 मूल कर्तव्य। एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य। कब जोड़ा गया? 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता या उनके गार्जियन या उनके अभिभावक, उनका यह अधिकार होगा कि उनको शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। इसी अधिनियम के द्वारा 2002 86वें अधिनियम, ये अमेंडमेंट के द्वारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार 2009 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 कैपिटल ए में रखा गया, ठीक है। तो ये अब इसी दौरान जो डीपीएसपी में हमने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 45, इसी में आर्टिकल 45 की बातें कही गई थी, ठीक। तो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। अब इसकी सूची की बात करते हैं, फंडामेंटल सूची की बात करें तो पहला क्या है? आर्टिकल 51 की धारा 1 में क्या कहा गया है? क की धारा 1 में कहा गया है कि संविधान का पालन होना चाहिए, ठीक है। उसकी संस्थाओं का पालन होना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का पालन होना चाहिए, आदर होना चाहिए। तो किसका किसका? संविधान का पालन होना चाहिए, ठीक। उसकी संस्थाओं का, ठीक। उसके आदर्शों का, संविधान के आदर्शों का, और राष्ट्रीय ध्वज मतलब तिरंगा, और राष्ट्रगान का आदर होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, राष्ट्रगान का आदर होना चाहिए। यहां पे ये चीज ध्यान देना चाहिए आपको। आर्टिकल 51 कैपिटल ए या 51 का क्लॉज 1 कहता है कि ये व्यक्ति का, नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, संविधान की संस्थाओं का आदर करे, संविधान की जो है आदर्शों को माने, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएं, क्योंकि यहाँ फैक्चुअल बातें हैं लेकिन एक डिटेल में बता सकते हैं। संविधान का पालन मतलब हमारा संविधान जो बना है उसके अनुसार हर व्यक्ति अपना आचरण करे, उसमें दिए हुए विधियों के अनुकूल या विधियों के अनुसार या कानूनों के अनुसार आप अपना कार्य करिए, असंवैधानिक कार्य कोई नहीं करिए। संस्थाओं की बात करें संस्थाओं की बात करें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सेवा आयोग, कैग, ठीक है, न्यायपालिका, ये जो संस्थाएं हमारी बनी हैं, इन संस्थाओं का हम पालन करें, इनके प्रति हम आदर भाव रखें, ठीक है। आदर्शों की बात करते हैं तो आदर्श जो प्रस्तावना में वर्णित आदर्श है, जो हमारे प्रेमबल में दिया गया है, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता,
ये आपकी धर्म उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक न्याय होनी चाहिए, ये प्रतिष्ठा अवसर की समानता होनी चाहिए। तो ये आदर्शों की बात जो प्रस्तावना प्रेमबल में आदर्श दिए गए हैं, उन आदर्शों का आदर करने की बात कर रहा है। और आपका राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का और राष्ट्रगान का, कि जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने लगे, राष्ट्रगान हो, तो आप जो है सावधान मुद्रा में खड़े होकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को और राष्ट्रगान का सम्मान करें। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या कहा जाता है। 51 का आर्टिकल 51 का सब क्लास 2 क्लास 2 मतलब 51 का की धारा 2 में क्या कहा गया है। 51 का की धारा 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि जो स्वतंत्रता के लिए, क्या स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आदर्श रहे हैं, कहने का मतलब इसमें स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो उस आंदोलन को प्रेरणा देने वाला, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों, जो आइडियल्स थे, उनको हृदय में संजोए रखे और उनका आदर करें। आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, ठीक है, संजोए रखें और उनका आदर करें। तो 51 क की धारा 2 क्या कहती है कि स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श रहे हैं, उन आदर्श को हम हृदय में संजोए रखें, उनका आदर करें। अब ये आदर्श कौन कौन से थे जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो किस आदर्शों की बातें कर रहा है, कौन से आदर्शों का हमें हमारे कर्तव्यों का बोध करा रहा है। वो आदर्श शांति और अहिंसा। कहने का मतलब महात्मा गांधी ने जैसे सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय योग्य आंदोलन, ये जो आंदोलन वो करते थे वो शांति पूर्वक करते थे और हिंसा का सहारा न लेकर, अहिंसा के द्वारा विरोधियों के मन को जीतने का काम करते थे। तो शांति और अहिंसा ये हमारे आदर्श हैं, इसको हृदय में समझिए। पंथ निरपेक्षता, क्योंकि हमारा राष्ट्र जो था बहुत से धर्मों का, हमारा आज भी हमारा राष्ट्र जो है बहुत से धर्मों का, बहुत से पंथ समुदायों का एक देश है। तो इस देश में पंथ निरपेक्षता मतलब सभी धर्म को समान भाव दिया जाए, किसी एक धर्म राज्य का विषय नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की बात कही गई कि देश में हर व्यक्ति को लोकतंत्रात्मक जो अधिकार, डेमोक्रेटिकल जो आपके राइट्स हैं वो दिए जाने चाहिए। उसके बाद भेदभाव, अस्पृश्यता, जो हमारे राइट टू ये आपके मूल अधिकार में देखेंगे स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंतर दिया गया आर्टिकल 17 में। तो राइट टू अनटचेबिलिटी, उसकी बात कही गई थी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं की स्वतंत्रता, जब महात्मा गांधी आए तो महिलाएं जो पर्दा प्रथा में रहती थी, ठीक है, उन महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया गया। तो महिलाओं की मुक्ति की बात, यही सब तो हमारे आदर्श हैं और इन्हीं आदर्शों की बात कह रहा है कि ये सब आदर्श हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किए, उनको हृदय में संजोए रखिए और उनका आदर करिए। आइए तीसरे, अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है, तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है 51 क की धारा 3, आर्टिकल 51 क की धारा 3 क्या कहती है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, और अखंडता की रक्षा करें। हमारे ये तीसरा कर्तव्य है। तीसरे कर्तव्य की बात करते हैं, इनकी रक्षा करें और इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें, इंटैक्ट बनाए रखें। कि मतलब धर्म, जाति, पंथ, मजहब से ऊपर उठ के देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसको अक्षुण्ण इंटैक्ट बनाए रखें, ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है। 51 क क्लॉज 3। 51 क की धारा 4 क्या कहती है? 51 क की धारा 4 कहती है कि देश की रक्षा करें, ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पे या बुलाए जाने पे, आह्वान किए जाने पर या बुलाए जाने पर देश सेवा में हाजिर रहे, देश सेवा में शामिल हो।
ठीक। 51 क की धारा 4 कहती है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर या बुलाए जाने पर देश सेवा में शामिल हो। देश की रक्षा करें मतलब कि जब हमारा देश युद्धग्रस्त हो, बाहरी आक्रमण से या आंतरिक उपद्रव हो, तो हमारे देश की रक्षा आप करें, देश विरोधी कार्य न करें, जाति पंथ मजहब से ऊपर उठकर। और जब देश में आपको सेना में कार्य करने के लिए बुलाया जाए तो आप अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर दें। ये 51 का 4 कहता है। आगे बढ़ते हैं, 51 का 5 क्या कहता है, इसकी बात कर लेते हैं। हर एक मौलिक कर्तव्य को एक सीरियल बाय हम यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि सीरियल से ही सवाल बनते हैं और पूछता भी है कि 51 का 1 की धारा 1 में क्या है, 51 का की धारा जो है 3 में क्या है, 5 में क्या है, इस तरीके से। 51 का की धारा 5 क्या कहती है, 51 का की धारा 5 क्या कहती है कि देश के लोगों में समरसता होनी चाहिए, ठीक है, बंधुता होनी चाहिए, मतलब भ्रातृत्व की भावना का विकास होनी चाहिए, जो धर्म समुदाय जाति पंथ मजहब से ऊपर उठ के हो, और स्त्रियों या महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध जो कुप्रथा है उसकी समाप्ति होनी चाहिए, ठीक है। ये 51 का की धारा 5 कहती है कि भारत के लोगों में समरसता, बंधुता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और ऐसी प्रथाएं, ऐसी कुप्रथाएं त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। तो हमारा भारत जो है अनेकता में एकता का जो है आदर्श लिए चलता है, तो समरसता होनी चाहिए, सारी संस्कृतियों को एक मिला के, एक कह सकते हैं सभी संस्कृतियों का एक मूल है, और सभी व्यक्ति पंथ मत धर्म मजहब संप्रदाय से ऊपर उठ के बंधुता का, भाईचारा का जो है विकास करें, वो कर्तव्यों का निर्वहन करें। और जो महिलाओं के प्रति कुप्रथा रही है कि बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, ठीक है, सती प्रथा, उन प्रथाओं का त्याग कर हमारे समाज में महिला उत्थान के रास्ते पे आप लोग अग्रसर हो और महिला उत्थान के प्रगति पे रहें, इसमें आपका योगदान होना बड़ा जरूरी है। ये हमारे कर्तव्य है, ठीक है। संविधान ये हमें कर्तव्य देता है कि महिलाओं के प्रति जो कुप्रथा रही है, महिलाओं का आदर करें, उनको जो है समाज में मुख्य धारा में ले आए, सामाजिक अर्थ योगदान में उनको आगे बढ़ाएं, आर्थिक योगदान में, राजनीतिक योगदान में। तो ये महिलाओं के विरुद्ध बारे में बातें कही गई हैं। 51 की धारा 6 क्या कहती है, 51 की धारा 6 की बात जब हम करते हैं तो कहती है कंपोजिट कल्चर की बात करती है, मिश्रित संस्कृति की बात करती है, मिश्रित संस्कृति की रक्षा, ठीक है, या सामासिक, सामासिक कहते हैं, सामासिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर या मिक्स्ड कल्चर की जो है रक्षा करें, उसको देखें, उसका ध्यान दें, इसकी गौरव और सारी परंपरा को समझें, इसका संरक्षण करें। मिश्र संस्कृति की बात हम बार बार यही कह रहे हैं कि हमारा ये कर्तव्य है कि हमारा जो कल्चर है, हमारे देश में तमाम प्रकार की संस्कृतियां हैं, सभी संस्कृतियों का एक मौलिक तत्व हमेशा विद्यमान रहा है। एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को हमेशा प्रभावित करती है, मतलब एक कल्चर दूसरे कल्चर पे हमेशा इंपैक्ट डालता है। इसीलिए तो हर व्यक्ति भारत का, इस राज्य का हो, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, वो हमेशा भारतीय रहा है और एक दूसरे की संस्कृतियों का हमेशा सम्मान करते रहे हैं। हमेशा देखिए सीरियल भी इस पे बनते रहे हैं, पिक्चर भी इस पे बनते हैं, ये दिखाता है कि हमारा कर्तव्य है। जैसे एक सीरियल आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें एक तरीके से मिनी इंडिया, सभी संस्कृतियों, सभी पंथ मजहब समुदाय को दिखाया गया है और उसी को बताता है कि देखिए ये मिश्रित संस्कृति है, ऐसे समरसता होनी चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी बंधुता होनी चाहिए। इसलिए यही हमारे कर्तव्य हैं। इन्हीं कर्तव्यों को हर तरीके से समाज का हर एक आईना, चाहे वो पेपर हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी हो, उनके माध्यम से दिखाने का हमेशा प्रयास किया जाता रहा है। तो 51 की धारा 6 कहती है कि मिश्रित संस्कृति, सामाजिक सामाजिक संस्कृति का जो है रक्षण होना चाहिए। 7 क्या कहता है, 51 की धारा 7 क्या कहती है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आ गए, नदी, पहाड़, वन, झीलें, वन
वन्य जीव, इन सब का रक्षण होना चाहिए, इन सब की रक्षा करना हमारा दायित्व होना चाहिए। देखा जाए तो हम मनुष्य को देखा जाए तो लोभी प्रवृत्ति क्या है, हमारा देश जो है नेचुरल रिसोर्स का बहुत बड़ा भंडार है, कह सकते हैं प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ हमारा देश है, रहा भी है भी अभी भी। लेकिन मनुष्य की जो लोभी प्रवृत्ति है, लालच की प्रवृत्ति है, ये हमारे देश को हर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इतना तेजी गति से हुआ है कि जलवायु परिवर्तन हमारे सामने आपदा, संकट, सूखा, बाढ़ सारी चीजें दिखने लगी है। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हमें ये देता है, 51 क की धारा 7 बोलती है कि आपका ये कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो अपने प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। नदियां हो, झीलें हो, पर्वत हो, पठार हो, वन्य जीव हो, सभी का, जंगल हो, सभी चीजों का आप रक्षा करें और हमारे देश की जो प्राकृतिक संपदा है उसको बचाए रखें। आइए 51 क की धारा 8 की बात करते हैं, उसमें क्या कहा गया है। 51 क की धारा 8 में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कही गई है, मानववाद की बात कही गई, ज्ञानार्जन की बात कही गई है। देख लेते हैं इसको भी। एक एक जो है हमारे कर्तव्य है, इन कर्तव्यों को बड़े ध्यान से समझना होगा। यही कर्तव्य हमारे अधिकारों का भी बोध कराते हैं और इसको देखेंगे कि ये डीपीएसपी से कैसे मैच करता है। तो 51 क की धारा 8 क्या कहती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है। मानववाद मतलब आप विज्ञान का तो मानिए लेकिन आपके अंदर मानवता भी होनी चाहिए। मानववाद, ज्ञानार्जन की बातें कही गई हैं, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य दिया गया है। 51 क की धारा 8 में आर्टिकल 51 कैपिटल ए की क्लॉज 8 में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैसा कि हमारा भारत में अंधविश्वास बहुत रहे हैं, अपशकुन बहुत रहे, बिल्ली रास्ता काट दी तो अपशकुन हो गया। बहुत से अंधविश्वास में बलि प्रथा रही है जो बहुत कुप्रथा रही है। आज भी कभी कभी न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि फला जगह बच्चों की बलि देख के चढ़ा दिया गया। तो ये कुप्रथा, इन्हीं कुप्रथा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कि अपने विवेक के अनुसार और चीजों को तर्क के आधार पर रखिए। यही तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि बिल्ली रास्ता काट दी तो ये अपशकुन हो गया। ये कोई एक कहीं कहीं कुछ चीजें घटना घटित हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अपशकुन या अंधविश्वास को हम लेके साथ चलते रहे, ठीक है। तो वहां पे हमारा विवेक काम करना चाहिए, अंतरात्मा बात करनी चाहिए कि क्या ये सही है, क्या इसका कोई मौलिक प्रमाण है, नहीं है। तो इसी विवेक को, तो हमारा इसी तर्क चरित्र को या तर्क संगत बातों को ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कही गई। मानववाद मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए लेकिन मानवता, दयालुता, करुणा का भावना हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। इस प्रकार ये ज्ञानार्जन जो है हमें अर्जित करना है ताकि हमारा देश विश्व समुदाय में विश्व गुरु की जो ख्याति हमने प्राप्त की हुई थी उसको, जो हमारा एक तरीके से समाप्त हो गया, उसको पुनः हम प्राप्त करें। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी 51 क की धारा 8 देती है। 51 क की धारा 9 क्या कहती है, 51 क की धारा 9 क्या कहती है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करें। पब्लिक जो असेट है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। अब देखिए इसकी बात करें, आजकल हमेशा आप देख रहे हैं जो भी बिल आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमेशा उस बिल की चीजों को लेके प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आंदोलनरत हैं, सड़कों पे लोग उतर आते हैं। अभी सीएए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो या नया कृषि बिल अभी जो चल रहा है, अभी जो पारित हो गया है पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंट द्वारा जो है सिग्नेचर हो चुका है, बिल बन चुका है, वो कानून बन चुका है, उस पे जो है हमारे किसान भाई लोग सड़क पे उतरे हैं। क्योंकि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, कोई तोड़फोड़ नहीं है। इसी की तो बात करता है संविधान कि आप आंदोलन करिए लेकिन कोई शस्त्र रहित, मतलब शस्त्र नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं होना चाहिए। ये हमारा फंडामेंटल, प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है। हमने आर्टिकल 9 जब पढ़ा था तो उसमें दिया हुआ है प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी कहता है कि हथियार नहीं होना चाहिए। तो प्रोटेस्ट करिए लेकिन सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न करें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब अब सीए का जब मुद्दा आया उस पे लोग आंदोलन करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, तो बसों को तोड़ फोड़ दिए, रेलवे ट्रैक जाम कर देते हैं। ये समझते ही नहीं कि ये जो सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक ये असेट जो है, ये हमारी आपकी है, हमारे आपके टैक्स से बना हुआ है।
जिस नेता का हम विरोध कर रहे हैं उस नेता की वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। किसी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई भी मंत्रीगण हो, कोई भी मिनिस्टर हो, वो उनका कोई प्रॉपर्टी नहीं। उनकी अगर बस को तोड़े हैं, बस को जला दिए, ट्रेन को रोक दिए, मेट्रो को रोक दिए, ठीक है, सार्वजनिक प्रतिष्ठान में जाके तोड़फोड़ कर दिए, पब्लिक प्राइवेट ये जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान कर दिए, तो ये किसी मिनिस्टर का नुकसान नहीं हो रहा है। इस चीज को ध्यान देना चाहिए। तो प्रोटेस्ट करिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हुए। यही तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्योंकि ये कहता है कि हमारे आपके टैक्स से बना हुआ है भारतीय रेलवे, भारतीय विमानपत्तन, या कह सकते हैं पोर्ट, जो भी चीजें हैं वो सब, जो हमारी आपकी रोडवेज बसें चलती है, वो हमारी आपकी संपत्ति है, किसी मिनिस्टर की नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, ये बात तो कही गई है। अब देखते हैं 51 क की धारा 10 क्या कहता है। 51 क की धारा 10 क्या कहता है? 51 क की धारा 10 कहता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि उनका व्यक्तिगत विकास हो ताकि देश का विकास हो। हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत विकास या अपने समूह के डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। हर व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि आप, जैसे कोई भी व्यक्ति, माता पिता कह दिए कि अब आगे आपको क्या करना है ये सोचिए, तो आप अपने कैरियर के बारे में सोचते हैं खुद के लिए। इससे आपका ही नहीं, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके देश का उत्थान होता है। तो इसमें यही कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, व्यक्तिगत प्लस सामूहिक प्रयासों या सामूहिक गतिविधियों द्वारा देश का उत्थान, देश का विकास या देश का उत्थान। ये आर्टिकल 51 क की धारा यही कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों की जितने भी क्षेत्र हैं उसमें आप सतत प्रयास करें, अपने आप को उठाएं, अपना विकास करें और राष्ट्र की उपलब्धि, अपनी उपलब्धि को राष्ट्र की उपलब्धि मान के उसको, राष्ट्र को निरंतर विकास के आगे पे बढ़ाते रहें। ठीक है। 51 क की धारा 11 क्या कहती है? ठीक है, हमने आपको यहां बताया कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, और क्या जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष के बालकों को, कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसको दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता का, पेरेंट का या अभिभावक का ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है कि उनको शिक्षा का अधिकार दिया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, उनकी शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाए। यही 51 क की धारा 11 कहती है। तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज की सूची देखी, लिस्ट देखी कि 1 से लेके 11 तक क्या कर्तव्य हमें संविधान देता है और उसके अनुसार हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा और हम कर्तव्यों का पालन करते हुए अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये हम बड़े भाग्यशाली रहे हैं, हम इंडियंस, हम भारतीय, कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें कर्तव्यों का बोध कराने से पहले, हमारे ऊपर उत्तरदायित्व डालने से पहले हमें राइट दे दिया, अधिकार दे दिए। वो बता दिए कि नहीं, आपको अधिकार है। हाँ, अब अन्य इसकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसकी विशेषताओं का जिक्र करते हुए अगर हम बढ़े तो इसमें कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, ठीक है, और कुछ जो है नागरिक कर्तव्य है। क्या है ये देख लेते हैं। नैतिक कर्तव्य क्या है? जो हमारे उच्च आदर्श रहे हैं, हमने आपको बताया जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श रहे हैं, उन आदर्शों का पालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये इसकी एक विशेषता है। ठीक है, तो कुछ कर्तव्य यहाँ पे, खैर यहाँ से सवाल नहीं आता, ये कॉन्सेप्चुअल है लेकिन बता देते हैं। कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, ठीक है, नैतिक कर्तव्य, और कुछ जो है नागरिक है, नागरिक कर्तव्य है, सिटीजन ड्यूटीज है। ठीक है, कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं, कुछ सिटीजन ड्यूटीज। जो उच्च आदर्श हैं, ठीक है, जो मेन आइडल्स हैं, उनका पालन करना। नागरिक कर्तव्य क्या है? राष्ट्र ध्वज और प्लस राष्ट्रगान का आदर करना। ये जो है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है मूल कर्तव्य की। इसके बारे में और थोड़ी बात करें तो ये भारतीय जीवन पद्धति की बात करता है। मतलब हमारे पुराणों में हमारे कर्तव्यों को, हमने जैसे शुरू में ही बताया
कि प्राचीन समय में कर्तव्यों का बोध हमेशा कराया जाता रहा है, राज्य के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति। तो ये भारतीय जीवन पद्धति है। क्या है? भारतीय जीवन पद्धति की बात करता है। ठीक है, यह भारतीय जीवन पद्धति की बात करता है जो पुराणों पौराणिक कथाओं में बात कहा गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे कहते हैं ये इसकी एक विशेषता खास है, ये केवल नागरिकों के लिए है। यहां से सवाल बन सकते हैं, केवल नागरिकों के लिए, विदेशियों को नहीं। जैसे अधिकार जो है फंडामेंटल राइट हमारे विदेशियों, जैसे हमने नागरिकों की बात की तो ठीक है 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है आपके केवल नागरिकों के अधिकार है। उसके अलावा जितने अधिकार है वो नागरिक और विदेशियों दोनों के हैं। लेकिन कर्तव्यों का बात करते हुए हमारा संविधान कहता है कि विदेशियों को कोई अधिकार नहीं, ये कर्तव्य नहीं है, केवल नागरिकों को ये कर्तव्य है। फंडामेंटल ड्यूटीज किसके हैं? केवल नागरिकों को। ठीक है, इसके अलावा इसकी मेन विशेषता क्या है? इसकी एक विशेषता और है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जब हमें कहा जाता है आप कर्तव्य करिए, तो ये हमें अनुशासन प्रिय बनाता है, यह अनुशासित करता है। ठीक है, नागरिकों को अनुशासित करता है, नागरिकों को प्रतिबद्ध करता है, डिसिप्लिन आप में अंदर होनी चाहिए, कमिटेड करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज भारत के प्रत्येक नागरिक को अनुशासित करता है, प्रतिबद्ध करता है। इस तरीके से इसकी विशेषताएं हमने देखी। लास्ट है इसका अदर फैक्ट की बात करें तो अदर फैक्ट में कहा गया है कि जैसे हमारा डीपीएसपी है वो गैर न्यायोचित है, मतलब मूल अधिकार न्यायोचित है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य ये दोनों क्या है? गैर न्यायोचित है। मतलब इनका हनन होने पर न्यायालय नहीं जा सकते, कानूनी बाध्यता नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, और आगे बात करें तो दंड विधान नहीं है, दंड विधान नहीं है। एक तरीके से अदर फैक्ट की बात करें तो अगर इसका उल्लंघन हो रहा है, कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का जो है अपने कर्तव्यों को नहीं कर रहा है, अपने कार्य को नहीं कर रहा है जो संविधान के अनुसार दिए गए हैं, तो उसके अनुसार कोई व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता, उसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बने, कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, कोई दंड का विधान नहीं है। लेकिन हाँ, न्यायालय को जब लगे कि कोई ऐसा केस उस सामने आया है जिसमें कर्तव्यों से संबंधित किसी विधि की बात कही गई है, तो वहां न्यायालय उस कानून के बारे में देखता है, उसको संवैधानिक असंवैधानिक घोषित करने की जो है कार्यप्रणाली आगे बढ़ाता है। तो यह है अदर फैक्ट। इस तरीके से जो है हमारा मूल कर्तव्य पूरा आज का खत्म हुआ। अन्य पहलू में यही है, मतलब इसका ओवरऑल इसको कह दे तो ये स्वेच्छा पे निर्भर है, ऐच्छिक है, अनिवार्यता नहीं है। ठीक है, अगर इसको अंतर में देखें फंडामेंटल ड्यूटीज के और फंडामेंटल राइट के, तो मूल अधिकार जो है अनिवार्य है, तो वही मूल कर्तव्य स्वेच्छा है। ठीक है, आपके ऊपर निर्भर करता है आप कर्तव्यों को मानिए या न मानिए। हमने तो आपको कह दिया, मतलब सॉरी संविधान ने तो आपको कह दिया सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करिए। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्रोटेस्ट के दौरान सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे उसमें कहा गया है भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, इसकी रक्षा करें, ये लिखा होता है, तो ये वो बताता है कि आपका कर्तव्य है, इस कर्तव्य का आप पालन करिए। तो इस तरीके से हमने जो है आज हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको यहाँ हमने आज क्लियर कर लिया। कल हमारा जो है भाग 5 चलेगा। ठीक है, संघ द यूनियन के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा हम ब्रीफिंग कर देते हैं। भाग 5 में दिया गया है संघ की बात, इंग्लिश में द यूनियन। कल की क्लास में हम इसका जिक्र करेंगे। तो इसमें पहले संघ की कार्यपालिका देखेंगे, फिर संघ की विधायिका देखेंगे। ठीक है, उसके बाद भाग 6 में जाएंगे राज्य, फिर भाग 7 में चूंकि कोलैप्स हो चुका है उसकी कोई बात नहीं है, फिर भाग 8 में यूनियन टेरिटरीज, ऐसे ऐसे करके ज्यूडिशरी वगैरह सब देखते देखते हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के हम क्लास यही इसको विराम देते हैं। ये आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।